और since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. तो क्या है, ये सारे स्ट्रक्चर आपके माइक वाइक की वॉइस सब ठीक है। अब आज हम देखिए स्टार्ट करने वाले हैं। अब आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 10th के बच्चों की लाज में लेके आए हो कुछ नया। क्लास 10th सीबीएसई बोल सकते हैं या फिर हम स्टेट बोर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड के लिए आज में कुछ नया लेकर के, और नया क्या, जो आपका सिलेबस है वही रहेगा, नया तो क्या ही हो सकता है। तो आपके सिलेबस का हमें लेके आए हैं एक नया चैप्टर, जो कि आपका पहला चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक का, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस नाम का एक चैप्टर है जिसको हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, जो कि हम लोग हमेशा करते हैं, हर एक क्लास के लिए करते हैं। एनसीईआरटी की बुक ही हमको पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी बाइबल, गीता, कुरान पढ़ने के लिए वो है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को ही हमको पढ़ना है और एनसीईआरटी को ही हमको समझना है कि एनसीईआरटी में क्या कहती है। कि आपको पता है, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे, अगर तुम पीवाईक्यू उठा के देखोगे, ठीक है, 10th क्लास का, अपना सीबीएसई का देख लेना और स्टेट बोर्ड का देख लेना, तुमको सारे सवाल कहाँ से दिखेंगे, एनसीईआरटी के बुक से ही दिखेंगे। और कुछ जो एक्स्ट्रा सवाल होंगे उसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कुछ जो एक्स्ट्रा होंगे उसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बाकी एनसीईआरटी तो हम पढ़ेंगे। तो आपके 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से, यानी बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, तीनों ही सब्जेक्ट में, ठीक है। तो हम लोग एनसीईआरटी को पूरा का पूरा पढ़ने का ट्राई करेंगे 3, 4, 5 लेक्चर्स में, लाइफ प्रोसेस चैप्टर, और आप साथ में बने रहेंगे तो आपको फायदा मिलना कंफर्म है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहले एक लेके आऊंगा छोटा सा कोट को जिस प्रकार है, क्या है, द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज। तो बुरी खबर क्या है कि आपका समय जो है वो फ्लाई करता है, समय जो है वो चलता रहता है, खत्म होता रहता है। लेकिन गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज क्या है कि आप जो है वो इस समय के पायलट हैं, आप ही क्या है इस चीज के पायलट, जो है वो आप ही हैं। तो यानी कि टाइम जो फ्लाई कर रहा है उसको कंट्रोल कौन कर सकता है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। टाइम किस तरह से फ्लाई करेगा, टाइम किस तरीके से चलेगा, उसको कंट्रोल कौन कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप, यू आर द पायलट, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का अपना चैप्टर, ज्यादा बोलने की फायदा नहीं है। देखो क्या है, क्या लिखा आपका चैप्टर का नाम, क्या चैप्टर 6 है, ये आपका एनसीईआरटी का बायो का चैप्टर 1 है और एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है, ठीक है। क्या आपका लाइफ प्रोसेस नाम है चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। समझेंगे यहीं पर एनसीईआरटी के साथ साथ में ही क्या नाम है, कैसे नाम है, क्यों नाम है, क्या नाम है। देखो, लाइफ का मतलब क्या होता है, जिंदगी, जीवन, ठीक है। और प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोसेस जो हमको जीवन देते हैं, जो कि जीवन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, उन प्रोसेस के बारे में हमको पढ़ना है। लाइफ मतलब क्या होता है, जीवन, जिंदगी, ठीक है। और प्रोसेस मतलब क्या होता है, प्रक्रम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। मतलब कौन कौन से प्रोसेस हैं जो हमको लाइफ दे रहे हैं, जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो नहीं होंगे तो आप जिंदा नहीं होंगे, आपकी जिंदगी नहीं होगी, ठीक है। तो हमको वो चीजें आज यहाँ पे इस चैप्टर पढ़नी है। तो एनसीईआरटी की आप बायोलॉजी जब भी पढ़ेंगे या फिर केमिस्ट्री जब भी पढ़ेंगे, तो चैप्टर के नाम में ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। चैप्टर के नाम में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे हमको यहाँ पे मिल गया है, लाइफ मतलब क्या होता है, जीवन, जिंदगी, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, फालतू हिंदी क्या लिखना, ठीक है। तो क्या होता है, जिंदगी, और प्रोसेस मतलब जो भी प्रोसेस होंगे जिंदगी में। अब देखो आसानी से एकदम एनसीईआरटी पढ़ोगे आराम से। क्या लिखा है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। क्या लिखा है, हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं एक जिंदा चीज में और एक मरे हुए चीज में। एक ऐसी चीज जो कि अलाइव है और एक ऐसी चीज जो कि नॉट अलाइव, मतलब नहीं है अलाइव, ठीक है, नहीं है अलाइव, हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो देखो क्या लिखा है, इफ वी सी अ डॉग रनिंग, अगर एक कुत्ता दौड़ रहा है, और अ काउ चूइंग कड, काउ क्या अपना घास वगैरह खा रही है, या फिर अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बीइंग्स। क्या है, अगर हम देखते हैं कि एक कुत्ता दौड़ रहा है, एक काउ अपना घास खा रही, चर रही है घास को, और एक आदमी जो है वो रोड पे खड़े होकर खूब तेज चिल्ला रहा है, और वो कुछ उसको दिक्कत होगी, ठीक है। फिर क्या, वी नो दैट दीज आर लिविंग बीइंग्स, तो हम जान जाते हैं कि ये लोग क्या है, लिविंग बीइंग्स हैं। व्हाट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर एस्लीप, क्या होता अगर वो लोग सो रहे होते हैं। जो आपका डॉग था जो भाग रहा था, जो कैट आपका चर रही थी घास, और जो आपका क्या था, ये आदमी जो आपका तेज तेज चिल्ला रहा था स्ट्रीट पे, सड़कों पे, अगर ये लोग सो रहे होते तब क्या करते। We would still think that they were alive, but how did we know that? हम फिर भी देखेंगे, हम फिर भी ये सोचेंगे कि वो लोग जिंदा ही हैं। अगर वो लोग सो रहे हैं तभी वो लोग क्या है, जिंदा ही हैं। लेकिन कैसे कैसे, we see them breathing and we know that they are alive। हम देखेंगे कि वो लोग अगर सोए हुए हैं तो वो लोग सांस ले रहे हैं, उन लोगों में ब्रीथिंग का प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो लोग अलाइव है, ये हम लोग जान जाएंगे। अगला देखो, व्हाट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में क्या, प्लांट्स के बारे में क्या, प्लांट्स में क्या होता है, ऐसा क्या होता है,
हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, हम प्लांट्स में कैसे जान पाते कि वो लोग अलाइव हैं या फिर जिंदा है, कैसे? वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, ग्रीन होते हैं तो मतलब जिंदा है वो लोग, ग्रीन होते हैं, हरे भरे हैं, ठीक है। बट लेकिन आप बताओ, व्हाट अबाउट द प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन, अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स क्या है, ग्रीन नहीं होती है, उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव, अब वो लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो इसलिए हम लोग जान जाते हैं कि वो लोग अलाइव हैं। लेकिन देखो, इन अदर वर्ड्स we tend to think of some sort of movement either growth related or not, तो क्या है, प्लांट्स में कुछ ना किसी तरह की मूवमेंट होगी तभी हम लोग जान पाएंगे वो अलाइव है। अब वो मूवमेंट आपकी ग्रोथ से संबंधित भी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, वो आपकी मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड भी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव, क्या है, यही आपका जो है सबसे कॉमन जो तरीका है ये जानने कोई चीज अलाइव है कि नहीं, वो क्या है, आपका मूवमेंट से हम लोग जान पाते हैं, ठीक है। क्या कैसे जान पाते हैं, मूवमेंट से जान पाते हैं। अब वो मूवमेंट आपकी दो प्रकार की हो सकती है, एक हो सकती है ग्रोथ रिलेटेड और एक हो सकती है ग्रोथ रिलेटेड नहीं हो सकती है, ठीक है। दो तरह की मूवमेंट आपकी हो सकती है प्लांट्स में। बट अ प्लांट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल, मतलब ऐसा प्लांट जो हमको ग्रो तो हो रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, विजिबली ग्रोइंग नहीं है, लेकिन वो भी क्या होता है, जिंदा होता है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, ठीक है। तो क्या है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आपके विजिबली ग्रो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आपके विजिबली ग्रो नहीं कर रहे हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो आपके ब्रीथ, जो आपके सांस ले सकते हैं बिना मूवमेंट के। तो क्या है, सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट्स एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ, तो क्या है, विजिबल मूवमेंट्स को हम लोग लाइफ का मतलब जिंदगी का एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ विजिबल मूवमेंट देख करके ये नहीं बोल सकते कोई चीज जिंदा है या फिर कोई चीज मर गई है, उसकी जिंदगी है या फिर नहीं, ठीक है। अब देना क्या है, मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। अब देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई, क्या है, अगर बहुत स्मॉल स्केल पे बहुत हल्की सी हो रही है मूवमेंट तो वो नेकेड आई के लिए क्या होगी, इनविजिबल होगी, हम उसको देख नहीं पाएंगे। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जैसे है, फॉर एग्जांपल इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। अब देखो क्या पूछा है, सवाल पूछा है एनसीईआरटी, क्या पूछा है, क्या ये इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो आपकी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है बॉडी के अंदर, क्या वो लाइफ के लिए नेसेसरी है, क्या वो जिंदगी के लिए जरूरी है, क्या है। इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस, अगर हम लोग यही सवाल किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछेंगे, किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा, यस। In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell, and that is partially why there is a controversy about whether they are truly alive or not. अब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, क्या है, देखना आसानी से, जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होती हैं, क्या पूछा है, क्या वो जिंदगी के लिए नेसेसरी हैं, वो जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर तुम किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो क्या बोलेगा, है, ठीक है। अब इससे क्या चीज है, एक नया पॉइंट क्या है कि वायरस के अंदर कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होती है, जो वायरस होते हैं उनके अंदर कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होती है जब तक वो लोग किसी होस्ट के बॉडी में ना हो, जब तक वो लोग होस्ट के बॉडी के बाहर है उनके अंदर कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होती है। इसीलिए एक और चीज क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वायरस जब होस्ट के बॉडी के बाहर है तो वो क्या रहता है, मरा हुआ होता है, और जब होस्ट के बॉडी के अंदर जाएगा तब क्या होता है, वो जिंदा होता है। ये हमने सुना होगा, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखना क्या चीज लिखी है, एंड दैट इज पार्टली, अब क्या है, कंट्रोवर्सी है कि आपका वायरस जो है वो जिंदा है या फिर मरा हुआ होता है, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, कंट्रोवर्सी चलती रही, कंट्रोवर्सी ऐसी चीज है जो कि चलती रहती है हमेशा। अब क्या है, व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। अब देखो मेन सवाल क्या है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स ही जरूरी क्यों है। अब तुम यहाँ पे जान गए हो कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्या होती हैं, जरूरी होती हैं लाइफ के लिए, ठीक है। वो वाला क्या था, ये वाला पार्ट देखना आप, ये पार्ट क्या है आपका, कहानी थी, ये वाला पार्ट क्या था, कहानी थी। तो इसमें हम लोग बहुत ज्यादा कुछ अगर लिखेंगे क्या हो जाएगा, किसी को छापना हो जाएगा। मेन चीज जो यहाँ पे आपने देखी है वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, क्या है, आपने क्या पढ़ा, ये वाला सर दिख रहा है क्या कलर, ब्लैक, ब्लैक तो नहीं दिखेगा, ये यूज कर लूं क्या, ये तो ठीक है, ठीक है, कलर थोड़ा सा देख करके आपको चलना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स और मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्या होती हैं, नेसेसरी होती हैं फॉर, ये हमको क्या मिला, एनसीईआरटी से हमको क्या जानने को मिला कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होती हैं वो जिंदगी के लिए क्या है, जरूरी है, क्या है, जरूरी है।
ये कौन लोग बोलते हैं, ये आपकी कौन बोलते हैं, प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं। कौन मानता है इसको, प्रोफेशनल बायो, मतलब जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पे एग्री करते हैं कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्या है, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना आपको जान गए। अब देखो अगला चीज क्या आ रही है इसमें निकल के बाहर, यहाँ क्या आ रही है, क्या है। अब देखो वायरस में क्या होता है, एक आपका अलग पॉइंट आ रहा है, ये वायरस में क्या होता है, ओनली शोज, वायरस आपका बस खाली ओनली शोज मॉलिक्यूलर, वायरस ओनली शोज मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स व्हेन इट इज इनसाइड द होस्ट। तो वायरस आपका मॉलिक्यूलर मूवमेंट सिर्फ तभी शो करता है जब वो कहाँ होता है, होस्ट के बॉडी के अंदर होता है। होस्ट में मतलब क्या होता है, वायरस जिसको इन्फेक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट। जिसको वायरस इन्फेक्ट करेगा सिर्फ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो क्या लिखा है, वायरस ओनली शोज मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स व्हेन इट इज इनसाइड द होस्ट। जब वो बाहर रहेगा होस्ट के तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करेगा। अब अगला पैराग्राफ पे आते हैं एनसीईआरटी के। अगला पैराग्राफ देखो क्या है, we have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissue have cells have smaller components in them. क्या है, अब हमने पहले के क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस में अच्छी देखिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, एक बहुत सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर होता है। कौन, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमने देखा है। क्या होता है, उनके पास टिश्यू होता है, टिश्यू के पास क्या होता है, सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स या फिर रूम होते हैं आपके। ठीक है, जैसे आपके इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जो कि सेल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। और क्या लिखा, एंड सो ऑन। ठीक है, because of the effects of the environment this organized ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time। क्या है, ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, अब क्या है, स्ट्रक्चर आपका बहुत क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। ये जो आपका स्ट्रक्चर है क्या होता है, बहुत ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन क्या है, इन्वायरमेंट की वजह से, किस वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर आपका कभी कभी ब्रेक डाउन भी हो सकता है। ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर आपका कभी कभी ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तब क्या होगा, इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अब इसी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की वजह से ही जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा है, उसके सारे के सारे प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये आपका ब्रेक डाउन हो गया तो क्या होगा, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्या हो जाएगा, मर जाएगा। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। तो क्या है, लगातार इसको रिपेयर और मेंटेन करना पड़ेगा, इसको लगातार रिपेयरिंग और मेंटेनेंस इसका जरूरी है। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। तो क्या है, ये सारे सारे स्ट्रक्चर आपके मॉलिक्यूल के बने हैं, इसलिए आपका मॉलिक्यूल की मूवमेंट लगातार होती रहती है। क्योंकि क्या है, क्योंकि क्या है आपका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो क्या है, जब वो लोग ऑर्गेनाइज्ड बहुत ज्यादा हैं और इसी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की वजह से ही क्या है, आपका जिंदगी जो है उसकी चल रही है, जो भी ऑर्गेनिज्म है। तो क्या है, इन्वायरमेंट की वजह से कभी कभी ये ऑर्गेनाइजेशन आपका ब्रेक हो सकता है, ये ऑर्गेनाइज्ड नेचर जो है वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, अब अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अगर ये ब्रेक हो गया तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, विल नो लॉन्गर बी अलाइव। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर। तो क्या है, ये स्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर लगातार रिपेयर और मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे मेंटेन होगा, क्योंकि ये सारे सारे स्ट्रक्चर बने हैं किसके, मॉलिक्यूल के, इसीलिए मॉलिक्यूल लगातार मूव होते रहते हैं और रिपेयरमेंट और मेंटेनेंस आपका चलता रहता है। अब देखो एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट हमको क्या मिला, एनसीईआरटी का सेकंड पैराग्राफ क्या बोल रहा है, क्या लिखा है, देखना बड़े ध्यान से, वाइट से लिखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि आपका बना है किसका, टिश्यू, टिश्यू में आपका सेल होता है, सेल में आप क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल में आप क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इन सबके एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर से हमारी बॉडी या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनी हुई है। ठीक है, अब क्या है, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट, बिकॉज
ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की वजह से दिस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, दिस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कैन ब्रेक डाउन, कैन ब्रेक डाउन, क्या होगा, इन्वायरमेंट की वजह से ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो सकता है। इससे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म विल डाई, ऑर्गेनिज्म, अब इसको मैं लिख रहा हूँ थोड़े से आपके अच्छी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हम लोग लिख रहे हैं बहुत अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, एनसीईआरटी की लैंग्वेज को हम लोग छापेंगे नहीं क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं है, मैं लिखूंगा यहाँ पे ऐसी लैंग्वेज में जो कि आपको जल्दी समझ में आए, ठीक है। तो क्या है, अगर ये इन्वायरमेंट की वजह से ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो गया तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म डाई होगा। सो वी नीड कॉन्टिन्यूअस, तो हमको क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूअस रिपेयरमेंट, तो हमको चाहिए कॉन्टिन्यूअस रिपेयरमेंट एंड, क्या चाहिए हमको, कॉन्टिन्यूअस रिपेयरमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, रिपेयरमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, क्या चाहिए हमको, इस स्ट्रक्चर की कॉन्टिन्यूअस रिपेयरमेंट और मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है। इसको मैं चाह थोड़ा सा, ये जूम हो गया सर बहुत ज़्यादा, अच्छा हाँ परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू। अभी क्या आपका कॉन्टिन्यूअस रिपेयरमेंट और मेंटेनेंस आपको चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट पेज में, या फिर इसको थोड़ा सा छोटा अगर करने का ऑप्शन है तो होता है ना, थोड़ा सा मैं इसको चाहूँगा थोड़ा सा, अगर ये छोटा हो जाएगा ना तो ज़्यादा मेरा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, दिख रहा होगा ये भी, इतना भी, ठीक है। अब देखना क्या है, यहीं पे लिखेंगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी, ठीक है। तो क्या है, सिंस, सिंस क्या होगा, these structures are made up of molecules, since these structures are made up of molecules, since ये structures क्या है, molecules के बने हुए हैं, इसलिए क्या है लगातार, so molecular movements are necessary, so molecular movements are important या फिर necessary, इंपॉर्टेंट को हम लोग और क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, क्या बोलते हैं, नेसेसरी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल बात है, क्या लिखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, टिश्यू सेल और सेल ऑर्गेनल से बना हुआ, क्या है, इन्वायरमेंट की वजह से ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो सकता है। अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो पूरी की पूरी जो ऑर्गेनिज्म है वो इसी के ऊपर डिपेंड है सारे उसके प्रोसेस, तो क्या होगा, वो आपका मर जाएगा, मर जाएगा। तो उससे बचने के लिए इसका कॉन्टिन्यूअस रिपेयरमेंट और मेंटेनेंस क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, आपको पता है कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, इसीलिए मॉलिक्यूल्स की लगातार मूवमेंट क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस लिए, कि ये आपका जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है वो खराब ना हो, वो ब्रेक डाउन ना हो। फिर आएंगे एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी के 2 पैराग्राफ हमने क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब देखेंगे लाइव प्रोसेस क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से मेंटेनेंस प्रोसेस होते हैं, लेट अस एक्सप्लोर, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। क्या है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस क्या है, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, क्या है, मेंटेनेंस प्रोसेस आपका लगातार चलते रहना चाहिए ऐसे टाइम पर भी जब आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तब वो क्या है, मेंटेनेंस प्रोसेस लगातार चलते रहना चाहिए ऐसे टाइम पर भी जब आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई काम नहीं कर रहा है। 15 सेकंड का टाइम लूंगा, पानी पी कर आता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखते हैं।
तो क्या लिखा था यहाँ पर, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पार्टिकुलर। मतलब क्या है, जब आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी काम नहीं भी कर रहा है तभी क्या है, मेंटेनेंस प्रोसेस लगातार चलते रहना चाहिए, उसको आपको मेंटेन करना ही करना है, ठीक है। अब क्या लिखा, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास इवन इफ वी आर जस्ट एस्लीप दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन। क्या है, अगर आप क्लास में बैठे हैं चुपचाप, अगर आप सोए हुए हैं तभी क्या है, मेंटेनेंस जॉब लगातार चलती रहनी चाहिए। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। वो प्रोसेस जो हमारे बॉडी की मेंटेनेंस जॉब को, जो हमारे बॉडी की मेंटेनेंस करते रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। एक हमको डेफिनेशन मिल गई थी लाइफ प्रोसेस की, ठीक है। तो चैप्टर का जो नाम है उसकी डेफिनेशन यहां पर निकल करके बाहर आ गई है। बिल्कुल भी नहीं, ये सब कलर बड़े फालतू है, इसका मतलब ये यही तो कलर है जो दिखता है। अब देखो क्या है, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन निकल करके बाहर आ गई है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। अगर इसको हम ए बी करेंगे तो ये सही नहीं लिखेगा, ठीक है। तो क्या है, लाइफ प्रोसेस डेफिनेशन यहाँ पर निकल के आएगी बाहर। क्या निकल के आई है, ये आई है, देखो लिख रहा हूं मैं, क्या है, ऑल द मेंटेनेंस process in a living organism, all the maintenance process in a living organism together known as, ये क्या आपका, known as life process। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारे के सारे मेंटेनेंस प्रोसेस को हम लोग मिला करके क्या बोल देते हैं, लाइफ प्रोसेस बोल देते हैं। सिंपल सी बात इतनी है, ज़्यादा कुछ भारी है नहीं, उसको भारी बनाना भी नहीं है, ठीक है। अब क्या लिखा है, सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, so there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism। अब क्या है, ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस होते हैं इनको क्या चाहिए, इनका काम क्या होता है, आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन। क्या है, इनका काम क्या है, बॉडी को डैमेज से और ब्रेकडाउन से बचाना, ठीक है। बॉडी को डैमेज से और ब्रेकडाउन से बचाना। तो क्या है, इनके लिए हमको एनर्जी चाहिए होगी, इनके लिए हमको क्या क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी इस काम के लिए। ये एनर्जी कहाँ से आती है, बॉडी के बाहर से आती है। कहाँ से आती है, बॉडी के बाहर से, मतलब आउटसाइड द बॉडी आती है। इसलिए आपका क्या होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब बाहर से एनर्जी के सोर्स को ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, विच वी कॉल फूड। इसी सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, खाना कहते हैं। क्या कहते हैं, खाना कहते हैं। तो खाना क्या है आज से, अब आज से आप 10th क्लास में आ चुके हैं तो आप खाना मत बोलो, क्या बोलो, सोर्स ऑफ एनर्जी बोलो। क्या बोलो, सोर्स ऑफ एनर्जी। खाना हम लोग टेस्ट के लिए नहीं खाते हैं, खाना हम लोग किस लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए खाते हैं। खाना हम लोग टेस्ट के लिए नहीं खाते, खाना हम लोग एनर्जी के लिए खाते हैं, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी खाते हैं खाने को, ठीक है। टेस्ट वेस्ट की बात ही अलग है। क्या लिखा है, टू द इनसाइड प्रोसेस विच कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या होता है आपका, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है आउटसाइड से, कहां पर, बॉडी के अंदर। वो प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द इनसाइड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऐसा प्रोसेस जो एनर्जी को ट्रांसफर करे आउटसाइड से, कहां पर, इनसाइड द बॉडी। सोर्स ऑफ एनर्जी को ट्रांसफर करे कहां, आउटसाइड ऑफ द बॉडी से इनसाइड ऑफ द बॉडी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। यहां पर लिखेंगे डेफिनेशन तो आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, देखना बड़े ध्यान से। न्यूट्रिशन देखना बड़े ही ध्यान से और पूरे ईमान से। न्यूट्रिशन यहाँ पे आ गया, न्यूटेलियन, ठीक है। तो क्या है, इसको मैं फिर से थोड़ा ठीक करने का ट्राई करता हूँ। यहाँ दिक्कत यहाँ पे होती, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई थी, देखना। सॉरी भाई, इस तरह की गलतियाँ अवॉइड करने का मन करता लेकिन हो नहीं पाती हैं।
देखना, इस बार मुझे लगता है वो समझ पाएगा मेरी फीलिंग्स को, इस बार वो समझेगा मेरी फीलिंग्स को। देखा, समझ लिया, समझ लिया, समझ लिया। अब देखना भाई बड़े ध्यान से, क्या है न्यूट्रिशन, क्या होता है। द प्रोसेस, सॉरी सेम पेन से नहीं लिखेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे वाइट। द प्रोसेस बाय विच सोर्स ऑफ एनर्जी, बाय विच सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर आप सिंपली एनर्जी भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट क्या रहेगा, सोर्स ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू इनसाइड ऑफ द बॉडी। देखना बड़े ध्यान से, क्या लिखा है, वो प्रोसेस जिससे क्या हो, सोर्स ऑफ एनर्जी को ट्रांसफर किया जाए बॉडी के बाहर से कहां पर, बॉडी के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको दो डेफिनेशन यहाँ पे बेहतरीन मिल चुकी है, एक आपका लाइफ प्रोसेस क्या होता है और एक आपका न्यूट्रिशन क्या होता है। अगले पे आएंगे, अगला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अब देखो क्या लिखा है। If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Since life on Earth depends on carbon-based molecules, most of these food sources are carbon-based. क्या लिखा है आपका, अगर बॉडी साइज को ऑर्गेनिज्म के ग्रो करना है, सिंपली क्या लिखो, अगर ऑर्गेनिज्म के बॉडी को ग्रो करना है तो उनको कुछ और रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होंगे, कुछ और एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होंगे। अब क्या है, हम सबको पता है कि जो अर्थ पे लाइफ होती है वो क्या होती है, कार्बन बेस्ड होती है। सभी की बॉडी में क्या है, सभी की बॉडी क्या है, कार्बन से बनी हुई है, बहुत मैक्सिमम लेवल पे। ठीक है, तो क्या है, जो अर्थ पे लाइफ है वो सारी सारी क्या है, कार्बन बेस्ड है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल बेस्ड। इसलिए क्या है, इसमें से जो मैक्सिमम फूड सोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कार्बन बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, सिंपल यहाँ पे एक चीज लिख दो, सिंपल एक चीज आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो आपके मैक्सिमम फूड सोर्स होते हैं, साइड में मैक्सिमम या फिर मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम फूड सोर्सेज आर, कैसे, आर कार्बन बेस्ड। मैक्सिमम फूड सोर्सेज आपके कैसे होते हैं, कार्बन बेस्ड होते हैं। एक बार देख लूं कि ये कलर विजिबल है। ठीक है, तो क्या होते हैं आपके, जो मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, कार्बन बेस्ड होते हैं। सिंपल सी बात, आपको इतनी बस खाली जाननी है और कुछ नहीं जानना है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लिसिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। अब क्या है, ये कार्बन सोर्स कितने कॉम्प्लेक्स हैं, क्या है, ये कार्बन सोर्सेज कितने कॉम्प्लेक्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा न्यूट्रिशनल प्रोसेस कौन सा ऑर्गेनिज्म फॉलो कर रहा है। इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में अभी थोड़ी देर में। अब देखो अगला क्या है, द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड since the environment is not under the control of individual organism। तो क्या है, आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी आपका वेरी हो सकता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में पूरा का पूरा आपका जो इन्वायरमेंट है वो नहीं होता है। सिर्फ किसी एक ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में पूरा का पूरा हमारा पर्यावरण या फिर इन्वायरमेंट नहीं होता है। इसलिए क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी आपका वेरी कर सकता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, क्योंकि किसी एक के कंट्रोल में नहीं होता है। These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining living structure as well as the kind of molecules the body needs to grow। अब क्या लिखा है, These source of energy therefore need to be broken down or built up in body। क्या है, ये source of energy को हमको या तो broken down तोड़ना पड़ेगा या फिर बॉडी में ही बनाना पड़ेगा, एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू इन सबको हम लोग या तो तोड़ो या फिर बनाओ, कुछ भी करके इनको हम लोग एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, आपको जो बाहर से मिलेगा सोर्स ऑफ एनर्जी वो किसी भी तरह का हो सकता है, वो आपका वेरी कर सकता है। इसलिए क्या है, आपको इन सोर्स ऑफ एनर्जी को बॉडी के अंदर लेने के बाद जब ये एनर्जी बॉडी के अंदर आ जाए, क्या करो, इसको अपने हिसाब से बॉडी में तोड़ो या फिर बनाओ और एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में इसको चेंज करो।
तो क्या है यहाँ पे देखो लिखा क्या चीज था, आराम से समझना, ठीक है। ये खाली आपका समझने वाली चीज है। क्या है, ये आपका नोट्स नहीं है, ये समझने वाला स्लाइड है। क्या है, बाहर से आपको जो मिलेगा सोर्स ऑफ एनर्जी वो कैसा होगा, जो बाहर से आपको क्या मिलेगा सोर्स ऑफ एनर्जी वो कैसा रहेगा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वेरियस फॉर्म में हो सकता है, वेरिएड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको बॉडी में क्या करना है, उसको आपको जब वो बॉडी में आ गया तो उसको तोड़ो, उसको ब्रेक करो या फिर बिल्ड करो, कुछ भी करके उसको एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी को सिर्फ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी का ही मतलब पता है। तो क्या है, जब ये सोर्स ऑफ एनर्जी तुम्हारे बॉडी में आ गया है तो या तो उसको तोड़ो या फिर उसको बनाओ, कुछ भी करो, उसमें तोड़ फोड़ मजदूरी करके उसको एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में चेंज करना पड़ेगा। ये पॉइंट है वहां पर लिखा हुआ। एनसीईआरटी में थोड़ा सा भाषा जो रहती है वो अजीब होती है, तो उसको हम लोग ठीक कर लेंगे, ठीक है। दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स। टाइम कितना हो गया मतलब टोटल, ठीक है। तो ये क्या है आपका 30, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको खत्म करेंगे और भी ज्यादा, ठीक है। तो क्या आपका, तो बंद करना पड़ेगा डोर, ठीक है। तो क्या लिखा, क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी कहता है वेरिएड फॉर्म में, वेरियस फॉर्म में हो सकता है। तो क्या करना है, जो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी आ गया तो उसको तोड़ो, मतलब तोड़ो बनाओ, कुछ भी करो, मजदूरी करके उसको एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो बॉडी है उसको सिर्फ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी का ही मतलब पता है। बाहर से क्या रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। जो बाहर वाला अंदर आ जाए तो उसको तोड़ो बनाओ, कुछ भी करके उसको एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में चेंज करो, तब जाके वो बॉडी में यूज हो पाएगा, तब जाके वो बॉडी में यूज हो पाएगा वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के लिए, जो जिंदा रहने के लिए या फिर हमारे प्रोटेक्शन के लिए, मेंटेन करने के लिए या फिर रिपेयरमेंट के लिए जरूरी है, एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल द बॉडी नीड्स टू ग्रो। सिंपल सी बात यह है। अब देखो क्या है, अब इसको वेरिड सोर्स ऑफ एनर्जी को यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में चेंज करने के लिए क्या होते हैं, बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। पहले इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या, अब देखो इसको मैं लिखूंगा अच्छी स्लाइड में। अच्छी स्लाइड में क्या लिखना है आपको, जो बाहर से क्या रहा है, वेरिड सोर्स ऑफ एनर्जी। जब कह रहा है वेरिड मतलब वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो बिल्ड करो या फिर ब्रेक डाउन करो, या तो बिल्ड करो या फिर बिल्ड और ब्रोकन डाउन इन द बॉडी। या तो ये बॉडी में बिल्ट होगा या फिर ब्रोकन डाउन होगा बॉडी में, और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में। किसमें हो जाएगा कन्वर्ट, यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में। अब यही क्या होगा आपका, यूज होगा किसके लिए, यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, फॉर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। एक बार फिर से समझना क्या लिखा है, वेरिड सोर्स ऑफ एनर्जी को बॉडी में तो बिल्ड करेंगे या फिर ब्रोकन डाउन करेंगे, उससे क्या बनेगा आपका यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में चेंज जाएगा, और ये यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी ही क्या होगा, बॉडी में यूज हो पाएगा मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के लिए। और मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्या होती हैं ये मैंने तुमको बता दिया है। अगर तुमको पता नहीं है, यानी कि तुम यहाँ पर बैठे हो लेकिन कंसंट्रेटेड नहीं हो, तो कंसंट्रेशन को अपने वापस लाओ और जिंदगी में कुछ करके दिखाओ, ठीक है। तो क्या है, कंसंट्रेशन को अपने वापसी ले आए, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या लिखा देखो, अब आप 10th क्लास में, तो उस चीज की सीरियसनेस को समझें। क्या लिखा, फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन बॉडी आर नेसेसरी। क्या है, इसको चेंज करने के लिए, वेरिड सोर्स ऑफ एनर्जी को यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में चेंज करने के लिए एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन बॉडी में होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। तो क्या है, उनमें में से एक रिएक्शन क्या है आपके, उनमें में से एक टाइप के रिएक्शन आपके कौन से हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, जो कि हमारे बॉडी में यूज होते हैं क्यों, ब्रेक डाउन करने के लिए मॉलिक्यूल्स। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन सोर्स को यूज करते हैं बॉडी के बाहर से। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड सोर्सेस फॉर सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। अब देखो एक नया डेफिनेशन आई, किसकी आई, रेस्पिरेशन की आई। क्या आई, द प्रोसेस ऑफ
एक्वायरिंग ऑक्सीजन मतलब क्या है, ऑक्सीजन को लेना, कहां से, बाहर से लेना, और उसको यूज करना किस चीज के लिए, उसको यूज करना ब्रेक डाउन करने के लिए फूड सोर्सेज को, सेल की नीड्स के लिए, सेलुलर नीड्स के लिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। क्या है, समझना इंपॉर्टेंट क्या चीज है। प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन को बाहर से लेना और उसको यूज करना किस चीज के लिए, फूड सोर्सेज को ब्रेक डाउन करने के लिए उसको यूज करना। उसके बाद क्या करना, उसको ब्रेक डाउन क्यों कर रहे हैं, सेल के नीड्स के लिए, बॉडी के नीड्स के लिए। क्या करना, ऑक्सीजन को बाहर से लेना, समझना बड़े ध्यान से, ठीक है, ऑक्सीजन को बाहर से लेना, फिर क्या करना, ऑक्सीजन को यूज करके फूड सोर्सेज को ब्रेक डाउन करना, फिर उसके बाद किस लिए ब्रेक डाउन करना, सेलुलर नीड्स के लिए। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब डेफिनेशन लिख रहे हैं तो लिखेंगे ही, यहाँ पे लिखा था, यानी इसको मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, समझाने के लिए था बस कल ये, ठीक है। तो ये क्या था आपका, न्यूट्रिशन हो गया, लाइफ प्रोसेस हो गया। अगला लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेशन का डेफिनेशन लिखेंगे। देखो रेस्पिरेशन क्या है, देखना बड़े ध्यान से, चीज है आसान, देखो ध्यान से। ठीक है, ये इसको समझ जाएगा, इसमें सब कुछ क्लियर है इसलिए समझ जाएगा, ठीक है। क्या है, रेस्पिरेशन कुछ नहीं होता तो रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। देखो क्या होता है, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग मतलब क्या होता है, टेकिंग इन ऑक्सीजन, एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम outside of the body, from outside the body and using it to break down food sources for what, for cellular needs, for सेल्यूलर नीड्स। देखना क्या लिखा है, मैंने पहले ही बोल दिया, इसको हम लोग चौथी बार अब देख रहे हैं रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन का मतलब बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं भाई, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में तो बच्चे इस रेस्पिरेशन का मतलब समझते ही नहीं है। वो लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ये नहीं होता है, ठीक है। आपने 8th 9th 10th आपने 7th 8th 9th में वो पाप कर चुके हो, ठीक है। आपको 10th में आके रेस्पिरेशन का असली मतलब सीखना पड़ेगा। मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लेने का प्रोसेस, ठीक है। कहां से, बाहर से ही लोगे, जाहिर सी बात है। और उसको यूज करना किस लिए, फूड सोर्सेज को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको यूज करना सेलुलर नीड्स के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो आपको रेस्पिरेशन का मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि चीज क्या है ये, रेस्पिरेशन एक ऐसी चीज है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खत्म करने का ट्राई करेंगे, न्यूट्रिशन से पहले तक हम लोग पढ़ने का ट्राई करेंगे। अब देखो क्या लिखा, इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द इन्वायरमेंट। क्या होता है आपका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है, उसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उसको किसी भी ऑर्गन्स का नीड नहीं होती है, उसको किसी भी ऑर्गन्स की नीड नहीं होती है। ऑर्गन्स की नीड नहीं होती है किस लिए, एक तो खाने को अंदर लेने के लिए, गैस के एक्सचेंज के लिए और वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। उसको ऑर्गन्स की नीड नहीं होती क्योंकि उसकी पूरी की पूरी बॉडी, उसकी पूरी की पूरा बॉडी सरफेस क्या होता है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। क्योंकि उसका पूरा का पूरा बॉडी सरफेस क्या होता है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है, इसलिए उसको स्पेसिफिक ऑर्गन्स किसी भी लाइफ प्रोसेस के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या है, क्या होगा अगर बॉडी साइज क्या है वो बढ़ जाए और बॉडी का जो डिजाइन है वो कैसा हो जाए, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए, तब क्या होगा, क्या होगा, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कहां पर होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, आपको पता है। ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। हमारा बॉडी का हर एक सेल सराउंडिंग इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं होता है, लेकिन सिंगल सेल्ड वाले केस में उनका पूरा का पूरा बॉडी क्या है, कांटेक्ट में। एक ही सेल है तो पूरा का पूरा सेल क्या है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में। लेकिन मल्टी में क्या होता है, मल्टी मतलब क्या है, मल्टी सेलुलर में क्या होता है, हर एक सेल बॉडी का इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए क्या है, सिंपल डिफ्यूजन से आपके सारे के सारे नीड पूरे नहीं हो सकते, सिंपल डिफ्यूजन से बॉडी के सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं हो सकते हैं।
ये पैराग्राफ आपका ये चीज बोलता है, ठीक है, ये पैराग्राफ आपका ये चीज चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है। सुन पा रहे हो तो सुनो, वरना फिर क्या ही करोगे जिंदगी में। और देखो क्या है यहाँ पे लिखेंगे इसके बारे में, क्या लिखा है, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ से आ जाता है भाई हमेशा, ठीक है। देखो क्या लिखा था वहां पर, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसी को एनसीईआरटी में क्या लिखा है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लिखा है। इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स, नो स्पेसिफिक, अब ये देखो कलर अपने आप थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, ठीक है। नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर needed for, no specific organs are needed for what, for different life process, for different life process, ठीक है। डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स उनको चाहिए नहीं होते हैं, बिकॉज देयर इंटायर सरफेस, क्योंकि उनके बॉडी का जो है इंटायर सरफेस क्या होता है, इज इन कांटेक्ट विथ इन्वायरमेंट, इज इन कांटेक्ट विथ इन्वायरमेंट। तो आपका सिंपल डिफ्यूजन से भी यहाँ पे काम चल जाता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन क्या चीज है, डिफ्यूजन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे क्या हो, किसी भी चीज का मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहां पे जो चीज ज्यादा होगी वहां से कहां पर जाएगी जहां पे वो चीज कम है। तो क्या है, इन लोगों में डायरेक्ट डिफ्यूजन से भी काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन मल्टी में क्या होता है, इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इस बार इसको लिखेंगे व्हाइट से, इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर, इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या देखना बड़े ध्यान से, क्या होता है आपका इंटायर सरफेस, या फिर और क्या बोल सकते हैं, ऑल द सेल्स, इंटायर सरफेस बोलो या फिर क्या बोल दो, ऑल द सेल्स आर नॉट इन, ऑल द सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, सारे सारे सेल क्या होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं विथ इन्वायरमेंट, विद इन्वायरमेंट, क्या है, सारे के सारे सेल्स आपके इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं। तो क्या है, इससे क्या होता है आपका सिंपल डिफ्यूजन, सारे के सारे नीड्स पूरे नहीं हो सकते हैं। सिंपल डिफ्यूजन एलोन या फिर कैन नॉट, सिंपल डिफ्यूजन अकेले आपका, अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है, इस शब्द को मैं शब्द के ऊपर ध्यान दूं, क्या है, सिंपल डिफ्यूजन सारे के सारे उनके रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं कर सकता है, इसलिए एनसीईआरटी कैन नॉट फुलफिल, सॉरी all the requirements of cell, ठीक है। तो क्या है, सिंपल डिफ्यूजन सेल का हर एक रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि इनका पूरा का पूरा बॉडी किसके, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होता है। सिंपल सिंपल बातें, कठिन कठिन कुछ नहीं है। एक आपका हो गया यूनि का केस, एक हो गया मल्टी का केस, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है और इंपॉर्टेंट है। सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन काफी क्यों नहीं है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन काफी क्यों नहीं है, क्यों नहीं है तुमको पता है, क्यों नहीं है तुमको यहाँ पर लिख दिया इसने, ठीक है। एक बार मैं देखता हूँ कि रिकॉर्डिंग आपकी ठीक से चल रही है या फिर कुछ गड़बड़ हो गई है। कुछ नहीं हुआ है, सब मस्त है, सब अच्छा है, ठीक है। तो क्या है, सिंपल डिफ्यूजन सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता है, किसके केस में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में। एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इतना बेहतरीन अंदाज में एनसीईआरटी की बुक कोई पढ़ा दे तो बताना, ठीक है। पढ़ा लेंगे लोग, पढ़ाएंगे लोग, लेकिन मेरा देखो क्या है, आपका एनसीईआरटी का हर एक पैराग्राफ का एक्सट्रैक्ट आपको यहाँ से मिल गया है। एनसीईआरटी का कोई पैराग्राफ यहाँ पर छूटा नहीं है, जितना पढ़ा है उतना लिखा है, जितना पढ़ा है उतना लिखा है, ठीक है। और भी लिखते जाएंगे आगे,
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लाइफ में लिखते जाएंगे चीज़ों को। अब देखो अगला क्या पैराग्राफ है, ठीक है, ये आपका क्या है आज का लास्ट पैराग्राफ हमारा ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग होमवर्क के तौर पे आपको देंगे और डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। क्या लिखा देखो, वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म। क्या है, हम लोग पहले देख चुके हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक ऑर्गन या फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का एक अपना स्पेशल फंक्शन होता है, ठीक है। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड विद देन ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या हम लोग स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के बारे में पढ़ चुके हैं कि हर एक टिश्यू का अपना अपना काम होता है। अगर आपने 9th क्लास पास किया है तो ऑब्वियसली किया होगा 10th क्लास में हो। 9th क्लास में आपका एक चैप्टर आता है टिश्यू। हम लोग देख चुके हैं कि हर एक टिश्यू का क्या होता है, 4 टाइप के आपके टिश्यू होते हैं, उन सबका क्या है अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, वही एनसीईआरटी बोल रहा है कि आप इस चीज को पढ़ करके आए हैं पिछले साल। इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन विल आल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। इसलिए क्या है, हर टिश्यू का अपना अपना स्पेशल फंक्शन होता है, इसलिए इसमें आपका कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है कि फूड खाने का लेना और ऑक्सीजन का लेना भी टिश्यू का ही फंक्शन होगा, जाहिर सी बात है। हाउएवर दिस पोसेस अ प्रॉब्लम since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organisms while all parts of the body need them। क्या है, टिश्यू अब देखो क्या है प्रॉब्लम केस में आ रही है, फूड और ऑक्सीजन को एक प्लेस से लिया जाएगा अंदर, फूड और ऑक्सीजन को बॉडी में एक प्लेस से अंदर लिया जाएगा, लेकिन बॉडी के हर एक पार्ट को फूड और ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। देखो दिक्कत कहां पे आ रही है, फूड और ऑक्सीजन को एक प्लेस से बॉडी में लिया जाएगा, लेकिन हर एक बॉडी के पार्ट को ये चाहिए। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। देखो क्या लिखा था, टिश्यू के बारे में तुम पहले पढ़ चुके हो, तुमको पता है कि टिश्यू क्या होता है, हर एक टिश्यू अपना अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब क्या है, तुमको ये अगर तुम ये बात सुनो कि क्या है फूड का इंटेक और ऑक्सीजन का इंटेक भी टिश्यू के हेल्प से होता है, तो तुमको सरप्राइज नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम पढ़ चुके हो कि टिश्यू ही सारे फंक्शन बॉडी में करते हैं, ठीक है। तो क्या है, फूड का इंटेक और ऑक्सीजन का इंटेक एक पार्टिकुलर पार्ट के द्वारा बॉडी में होगा, लेकिन पूरी बॉडी को उनकी जरूरत है, पूरी बॉडी को क्या है उनकी जरूरत है, लेकिन वो लिए जाएंगे सिर्फ एक ही पार्ट से, लेकिन जरूरत क्या है पूरी बॉडी को उनकी है। इसलिए क्या होना चाहिए, एक बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए कि वो फूड को और ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में फैला सके, पूरे बॉडी में पहुंचा सके, ठीक है। लिए जाएंगे, अब देखो क्या लिखा है, समझना इसको, फूड और ऑक्सीजन को लिया जाएगा किसी एक पार्ट के द्वारा, किसी एक पार्ट के द्वारा बॉडी के फूड और ऑक्सीजन को लिया जाएगा, लेकिन बॉडी के हर एक पार्ट को उनकी नीड है, बॉडी के हर एक पार्ट को क्या है उनकी नीड है। इसलिए क्या होना चाहिए, एक बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बॉडी में होना चाहिए जो इनको हर एक पार्ट में पहुंचा दे, जो इनको हर एक पार्ट में पहुंचा दे, ठीक है। ये लिखा हुआ है। अब क्या है, व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली यूजलेस for the cells of the body but could even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion। क्या है, जब आपका केमिकल रिएक्शन जो है वो कार्बन सोर्स यानी कि खाने होने को यूज करेगा और ऑक्सीजन को यूज करेगा किस लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो क्या होंगे उसमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स उस रिएक्शंस में निकल के आएंगे। अब रिएक्शन हो रहा है तो कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी निकल करके आएंगे। ये जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे बॉडी के लिए कंप्लीटली यूजलेस होते हैं, और इसको अगर हम लोग बॉडी में रख देंगे क्या हो सकते हैं, बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है, बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। इसलिए क्या है, इन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना इंपॉर्टेंट है और डिस्कार्ड करना इंपॉर्टेंट है बॉडी के बाहर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक नया और डेफिनेशन निकल के बाहर आ गई है, अब आ गई है तो लिखेंगे भी, क्या लिखेंगे देखो, थोड़ा प्यार से लिखना क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तभी हमारा ये बोर्ड जो है वो उसको समझ पाता है। अगर आप इसको प्यार से नहीं लिखेंगे तो वो कुछ भी बना के उसको दे देगा। जैसे कि देखो एन सेशन इसने बना के इस चीज को दे दिया है, जो कि कोई वर्ड इंग्लिश में एनक्रीशन दे दिया है, तो क्या है एक्सक्रीशन को इसने क्या बना दिया, एनक्रीशन बना दिया। तो क्या हम लोग यहाँ पे कुछ चेंज कर सकते हैं ऐसे, रुक जाओ यार, एक्सक्रीशन, ठीक है आपका एक्स, रुक जाओ मैं बताता हूँ उसको, क्या बना रहा है बताओ, एक्स एक्स कैसे बनता है यार, ऐसे बनता है क्या, ऐसे बन सकता है एक्स, तो देखा, इसको छोटा करना पड़ेगा। ये यार देखो गड़बड़ कर दिया,
इसको मैं अगर ऐसे करके निकालूं यहाँ से तो ये वर्ड नहीं निकलेगा इसमें से, इसको यहाँ पे से लगा दो। या फिर एक काम करो, बताओ क्या करो, ऐसे पकड़ो काटो, ऐसे पकड़ो काटो, फिर से अच्छे से लिख दो बेहतरीन तरीके से। ऐसे लिखो AXCRETION, ठीक है। यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, फिर से दिक्कत हो सकती है इसकी वजह से, नहीं हुई। देखना भाई एक्सक्रीशन का डेफिनेशन क्या है, समय वेस्ट हो जा रहा है। देखना क्या होता है एक्सक्रीशन मतलब क्या है, क्या है, केमिकल रिएक्शंस, chemical reactions using carbon based sources and oxygen, chemical reactions using carbon based sources and oxygen for, यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी तुम लोग जान जाओगे, for making energy produces some byproducts, produces what, produces some byproducts which are what, which are useless and harmful, the process through which these wastes are removed from our body. The process through which these wastes are removed from our body is known as what? Is known as excretion. The process through which these wastes are removed from the body are known as excretion. अब देखो दिमाग का कमाल, ये वो कर सकता है जिसके पास क्या हो, दिमाग हो, ठीक है। अब यहाँ पे इतना ऊंचा हाथ करके अगर मैं लिखूंगा तो क्या होता है, मेरे हाथ में दर्द हो सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन में उस चीज को ला करके लिखूंगा। तो क्या है, आप चीजों को ट्राई करें अपने कंफर्ट जोन में भी आप करके अगर कर पाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें जानने वाली बात क्या है कि आपको काम को करना तो है, जो आपका काम है, जो आपकी ड्यूटी है, उसको आपको करना तो है, लेकिन उसको थोड़ा सा अगर आप ट्राई करो कि आसानी से हो जाए, आपके कंफर्ट जोन में रह करके हो जाए, तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ज्ञान की बात भी हो गई। आखिरी पैराग्राफ थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है इसमें, यहाँ पे कुछ था क्या, अगेन इफ द, अब रुक जाओ, यहाँ पे अभी कुछ है जो कि छुप गया है, जो कि छुप चुका है। ये इतना है क्या भाई, अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेलुलर आर फॉलोड। अच्छा ठीक है, चलो, मुझे लग रहा है तब नहीं कुछ था, नहीं हुआ कुछ, ठीक है। क्या है, अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cells to this excretory tissue। तो क्या है, एक्सक्रीशन के लिए भी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टिश्यू या फिर कोई ना कोई ऑर्गन होगा, ठीक है। अगर बॉडी का जो बेसिक डिजाइन उसको हम लोग फॉलो करें, जैसे खाने के लिए कुछ जगह है बॉडी में, वैसे ही एक्सक्रीशन के लिए भी कोई ना कोई जगह होगी, ठीक है। तो क्या है, इसका मतलब ये जो वेस्ट बॉडी में बन रहा है, उस वेस्ट को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है बॉडी का, वो उस एक्सक्रेटरी पार्ट तक पहुंचाएगा, वहां से वो क्या आ जाएगा, बॉडी के बाहर आ जाएगा। ये वहां पर लिखा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा इसमें टफ या फिर कॉम्प्लिकेट चीज नहीं है। क्या है, क्या है, एक बार देखना, स्टार्टिंग से लिखा है, इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड। अगर बेसिक रूल क्या होता है, जो बॉडी डिजाइन का होता है हमारे अंदर, उसको हम लोग फॉलो करेंगे, तो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए भी होगा, डेवलप होगा ही होगा। विच मीन्स दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इस वेस्ट को सेल से लेकर के कहां पर, इस एक्सक्रेटरी टिश्यू तक पहुंचाना पड़ेगा, जहां से बॉडी के बाहर निकल जाएगा,
लेट अस कंसीडर दिस वेरियस प्रोसेस सो इसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाई वन। इनको हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे अगली क्लास में। सिंपल सिंपल चीजें थी तो क्या है, हमने सिंपल सिंपल चीजें थी तो उनको हमने सिंपल सिंपल पढ़ भी लिया। लगभग आपका 1 घंटे का लेक्चर मेरे ख्याल से हो चुका है, 55 मिनट 1 घंटा 55 मिनट का मेरे ख्याल से लगभग आपका लेक्चर ये हो चुका है। तो कितने का हो चुका है एक बार मैं देख लेता हूँ। टू बी मोर प्रिसाइज्ड 55 मिनट्स का आपका ये लेक्चर लगभग हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग एक चीज लिखेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसको कि मैं खुद बोलता हूँ, बोलूंगा नहीं लिख रहा हूं, गैस कर लेना। ठीक है, और बताना भाई कितना मजा आया इसको पढ़ने में, बताना इसको पढ़ने में तुमको कितना मजा आया। ठीक है, एनसीईआरटी का कोई भी लाइन नहीं छोड़ा है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, और हर एक पॉइंट का हमने नोट्स भी बनाया है। तो क्या है, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे कभी ना कभी हम लोग आगे जब इसको पढ़ेंगे चैप्टर को। ठीक है, तो क्या है, सी यू अगेन हो गया यहाँ पर, अगेन मिलना ही है, फिर मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। ठीक है, तो क्या है, तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, एक चीज यहाँ पे देख लेना, यहीं पे लिख देता हूँ। क्या करना है आपको, एनसीईआरटी पढ़नी है, जितना मैंने पढ़ा दिया है उतना एनसीईआरटी को पढ़ जाना, एकदम घोल के पी लेना। कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स है, टेलीग्राम ग्रुप आपका है, उसको ज्वाइन करना, वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं। नंबर मेरा मैं बता दूंगा। ठीक है, नंबर अपना मैं बता दूंगा आपको, आप वहाँ पे मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बाकी क्या है, लाइफ में आगे बढ़े, और बस यही सब है। एनसीईआरटी पढ़ो और ये नोट्स पढ़ो, और ये नोट्स अगर तुमने साथ साथ में बनाए हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाए हैं तो ये नोट्स आपका ग्रुप में जाएगा, वहां से आपको इन नोट्स को कॉपी करना है, वहां से आपको इन नोट्स को कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, नोट्स अगर नहीं बनाओगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। मेरा नोट्स अगर तुम चाहते हो कि ये नोट्स में तो भेज दूंगा, ये जो 7-8 पेज का मैंने बनाया है तो मैं भेज दूंगा, लेकिन अगर तुम जब तक खुद से नहीं लिखोगे तब तक तुमको इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। तो क्या है, इस नोट्स को अगर बना रहे हो साथ में, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं लिखता बड़े धीरे धीरे हूँ, बहुत आराम से मैं लिखता हूँ बोल बोल करके, इसलिए अगर तुम साथ साथ में लिख लो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर तुम लिख नहीं पा रहे हो साथ साथ में तो एक काम करो, बाद में इसको ग्रुप में से डाउनलोड करके लिख लिया करो। ठीक है, लेकिन लिखा करो भाई, ठीक है, कॉपी बनाओ नोट्स की, लिखा करो। बाकी एक चीज यहाँ पे देखो क्या था, ये मैं बताना भूल गया, एनसीईआरटी में ये आपके जो सवाल दिए गए 2-3-4 सवाल एनसीईआरटी में दिए गए, ये 4 सवाल आपके होमवर्क है, ईमानदारी से इनको ट्राई करना। नहीं हो पाएगा तो मैं खड़ा हूँ, ठीक है, नहीं हो पाएगा तो आपके पास भाई खड़ा हुआ है, बताएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं फिर, सी यू अगेन, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।